बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम कमर सलीम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महमूद खालिद साहब और डॉक्टर मोहम्मद तैयब साहब। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सेंटर फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को और मिनहाज यूनिवर्सिटी को। डॉक्टर महमूद खालिद साहब, इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाइट को और आप सीनियर रिसर्च इकोनॉमिस्ट हैं और सी पैक पे भी काम कर रहे हैं। और डॉक्टर मोहम्मद तैयब साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिनहाज यूनिवर्सिटी को। आप यहाँ पर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एचओडी हैं। आज की गुफ्तगू में हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे रिसेंटली जो आईएमएफ ने कुछ चीज़ें अप्रूव की हैं, उसके ऊपर महमूद खालिद साहब ने एक क्रिटिकल नोट लिखा है और उसको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और उसमें जो प्रैक्टिकल चेंज है किस तरह उसमें मुमकिन है, क्या उसमें मज़ीद जो इन्होंने सजेशन दी हैं उनको किस तरह हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं दोनों अहबाब को बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम कहता हूँ। महमूद खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपसे शुरू करते हैं सर। मुझे काइंडली ये बताइएगा कि मैंने इसमें रिपोर्ट में देखा है कि 1.1 बिलियन डॉलर की पाकिस्तानी अथॉरिटीज को इजाज़त मिली है कि हम ये अमाउंट जो है उसको विड्रॉ कर सकते हैं टू मीट अवर फिजिकल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस। आप सबसे पहले सर, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, आप समझते हैं कि ये जो सिचुएशन चल रही है, जितना हमारे ऊपर ट्विन डेफिसिट है, फिजिकल है, एक्सटर्नल है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हम फील कर रहे हैं पाकिस्तानी रुपीस पे इन द इंटरनेशनल मार्केट, तो ये अमाउंट एनफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मिनहाज यूनिवर्सिटी और आपके सेंटर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। और मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि ये जो रिपोर्ट है जो हमने आईएमएफ की कंट्री रिपोर्ट के क्रिटिकल अप्रेजल के तौर पे लिखी है, ये इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है, ये एक्चुअली पाइड का एफर्ट है। बट आई कैन एक्सप्लेन एज वी गो अलोंग। तो जो सेकंड अब आपका क्वेश्चन है उसको अगर मैं एड्रेस करूं, देखें जो आईएमएफ के साथ एंगेजमेंट होती है वो कभी भी न्यूमेरिक नहीं होती। यानी कि हम ये नहीं कहते कभी भी आईएमएफ के साथ जब हम जाते हैं उसमें कि इनसे हमें इतने रिसोर्सेज मिल जाएंगे कि हमारा जो ट्विन डेफिसिट का प्रॉब्लम है, जिसमें एक्सटर्नल और हमारा इंटरनल डेट है, बजट डेफिसिट्स हैं, उसके लिए नहीं होती। एक्चुअली इट इज अ साइन ऑफ क्रेडिबिलिटी कि जिसकी वजह से जो हमारे बाकी डोनर्स हैं दे आर ऑल्सो कंसिडरिंग कि अब पाकिस्तान को क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि जो उसके प्रॉब्लम्स हैं वो आईएमएफ के स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम में आने के बाद से काफी इम्प्रूव हो जाएंगे। तो जब हम आईएमएफ की ट्रांश की बात करते हैं तो वो इतनी बड़ी नहीं होती साइज में कि जिसकी वजह से हमारे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, लेकिन हमारी क्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स अदर डोनर्स इंप्रूव हो जाती है, जिसकी वजह से हमें फर्दर इमदाद मिलने का आप समझ सकते हैं कि बेहतर हो जाता है क्राइटेरिया। सर, ये साई ऑफ रिलीफ है, मतलब कि इसमें कुछ आप महसूस करते हैं, आप समझते हैं आपके इससे कुछ हालात जो है वो काबू में आ जाएंगे? मैं देखें, अगर आप किसी को बैट और बॉल पकड़ा दें तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो क्रिकेट भी खेल सकता है। आप ये समझ लें कि हमें खुद एक्चुअली अपनी इकोनॉमी की जो वीकनेसेस हैं या जिस तरफ हमें जाना चाहिए वो समझने की भी ज़रूरत है और हमें उसको अडॉप्ट भी करने की ज़रूरत है। आईएमएफ सिर्फ हमें सजेस्ट करता है बेस्ड ऑन देयर इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी और जो उनके क्रॉस कंट्री एक्सपीरियंसेस हैं कि जनाब आप यहाँ पे अगर चेंज ले आते हैं तो उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी के अंदर तरक्की आ सकती है, लेकिन वो गारंटी नहीं है। आप इसको इस तरह समझ लें कि हम अगर जब बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन के लिए। तो आईएमएफ का जो कंडीशनैलिटी पैकेज होता है वो प्रिस्क्रिप्शन होती है हमारी इकोनॉमी के लिए कि जनाब अगर आप ये कर लेंगे तो यू वुड इम्प्रूव। लेकिन उसके साथ जो चीजें करने की जरूरत है वो एक्चुअली हमारी जिम्मेदारी है कि सर, हम अपने इस निज़ाम पे को कैसे इम्प्रूव करते डॉक्टर हैं। महमूद खालिद साहब, ये जो ये प्रिस्क्रिप्शन के नीचे आपने, आपकी टीम ने जो क्रिटिकल जी। नोट्स लिखे हैं वो बड़े शानदार हैं, उस पर डिस्कशन हम जरूर करेंगे। यहाँ पर जी। मैं डॉक्टर तैयब साहब आपका थोड़ा सा ओपिनियन लेना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं सर, ये जिस तरह महमूद खालिद साहब कह रहे हैं कि आईएमएफ ने आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दी, आप क्या समझते हैं कि वो प्रिस्क्रिप्शन एक वो डॉक्टर आपको दे रहा है जो आपके हालातों वाकयात से वाकिफ नहीं है? इसके बारे में आप क्या कमेंट करेंगे?
अच्छा, इससे पहले मैं एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अपने लिए लेना चाहूँगा डॉक्टर साहब से, जी कि जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जो हमें मिलती है 1.1 बिलियन फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया IMF ने, दिस इज फॉर द क्रेडिबिलिटी। तो इसको देखते हुए दूसरे हमारे जो डोनर्स हैं वो हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इज देयर एनी रिसर्च और योर वर्किंग और पाइप्स वर्किंग के हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो फॉर एग्जांपल 1.1 बिलियन अगर दिया है तो इसकी बेस पे दूसरे डोनर्स हमें कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? देखें। दिस इज माय वन क्वेश्चन। जी जी तो जी। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे आप कह रहे हैं कि वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं, साथ फिर वो जाहिर सजेशंस भी देते हैं। तो आई हर्ड के वो जो सजेशंस देते हैं उसका फिर वो जैसे हम सैलरी लेते हैं वो भी लेते हैं, तो इसमें से कुछ पार्ट तो वो फिर वापस ले जाते हैं। तो फिर इट मीन्स कि एक्चुअली 1.1 हमें नहीं मिला, लेस देन 1.1 हमें मिला है। हाँ, अच्छा, इसमें पहले तो मैं आपके सेकंड क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ। देखें, इशू ये है कि ये जब भी आप किसी से कर्जा लेते हैं, तो अगर तो ये फर्स्ट टाइम है, तो फिर तो कर्जे का मतलब होता है कि वो आप आसानी से एंजॉय कर सकते हैं फॉर योर इन्वेस्टमेंट, वॉट एवर यू वांट टू डू। लेकिन अगर आप एक डेट ट्रैप के अंदर हैं कि जिसके अंदर आपको पिछली भी रिकरिंग जो एक्सपेंसेस हैं वो मीट करने हैं, तो होगा यही कि आप मुझे एक नया कर्जा दे रहे हैं और उसी में से मैं उठा के आपको वापस भी कर रहा हूँ कि जनाब ये अमाउंट आपने मुझे पहले कर्जा दी थी तो आई एम गिविंग इट बैक। लेकिन वो IMF के केस में इतना ट्रू नहीं है, क्योंकि इनकी जो प्रोग्राम एंगेजमेंट होती है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि जिस तरीके से नॉर्मली हम किसी बैंक से अगर कर्जा लें 5 साल के लिए, तो जब 5वें साल उनकी मेच्योरिटी आ रही है तो वो हमारा जो डेट है उसको रोल ओवर कर दे और हमें एक नया कर्जा दे दे जो हम उनको वापस कर दें। IMF का जो प्रोग्राम है नॉर्मली इट कंक्लूड्स विद इन 2 to 3 years, और इसकी रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। जो पहला अब आपका क्वेश्चन है कि इसकी वजह से हमें बाकी डोनर से कितने रिसोर्सेज मिलते हैं ऑन एवरेज, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि हमारे पास अप्रोक्सीमेट कोई इस तरह की फिगर नहीं है। बट द बॉल पार्क फिगर इज कि अगर हमारी जब IMF के साथ एक जो उनका अभी करंट हमारा प्रोग्राम एंगेजमेंट है जिसमें वो रिव्यू करते हैं हमारे एंड इफ दे गिव गुड स्टेटस रिपोर्ट, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंसिंग है वो काफ़ी हद तक मीट होना शुरू हो जाती है, जिसमें हम ना सिर्फ इन जो मल्टीलैटरल डोनर्स हैं उनके पास जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स के अंदर भी जाते हैं। अब आप उसको बहुत आसानी से ये समझ लें कि अगर हमारी IMF के साथ प्रोग्राम की इंगेजमेंट प्रॉपर नहीं है, यानी कि IMF कहता है कि यार आपने वो काम नहीं किए जो हमने कहे, तो हमें कर्जा मिलेगा 15% पे। और अगर हम IMF के स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम में जिसमें उन्होंने हमें रिकमेंड किया और वो हम पूरे तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हमें कर्जा मिलेगा 5% के ऊपर। तो जब भी हम IMF के साथ कोई भी एक अच्छा प्रोग्राम करते हैं तो हमारी जो क्रेडिबिलिटी है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स में वो इम्प्रूव हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हमें मुनासिब कर्जा मिलता है। अदरवाइज हमारा जो मुल्क का आप समझे रिस्क है जिसको सॉवरन रिस्क कहा जाता है, वो बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिर हमें कर्जा महंगा मिलता है। तो कोई फिगर नहीं है मेरे पास, बिकॉज इट डिपेंड्स कि हमारी आज की रिक्वायरमेंट कितनी है। लेकिन जब भी हम IMF के साथ प्रोग्राम एंगेज होते हैं तो हमारी रिसोर्सेज को कलेक्ट करना इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से आसान हो जाता है। डॉक्टर महमूद साहब, जो IMF ने आपको प्रेस्क्रिप्शन दी है और पाकिस्तान को, और उस प्रेस्क्रिप्शन के नीचे आपने और आपकी टीम ने जो एक थोड़ा सा उसमें क्रिटिकल नोट लिखा है, उसमें मेरे सामने रिपोर्ट में आपकी सजेशंस मौजूद हैं। इसमें जी जी आपने लिखा है कि IMF ने विद होल्डिंगाइजेशन को एड्रेस नहीं किया, उसमें डिफरेंशियल ट्रीटमेंट्स जो है उसमें लूप होल्स हैं, कॉम्प्लेक्स टैक्स कोड्स हैं, और मिनी बजट्स जो बार बार पाकिस्तान में हम देखते हैं पेश किए जाते हैं, इनको बिल्कुल इग्नोर किया गया। जी। आप इसमें क्या सजेशंस देंगे कि जो वो डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, आया उनको हमारे मर्ज का पता नहीं है या वो जानबूझ के इसे सरफे नजर किया गया? देखें, इशू फिर वही आ जाता है कि वो है क्रेडिटर, और जो IMF का बेसिक मैंडेट है वो है कि जिस भी मुल्क के साथ वो एंगेज होते हैं वहां पर सबसे पहले स्टेबलाइजेशन लेके आएंगे। स्टेबलाइजेशन का मतलब आप ये समझ लें कि जिस तरीके से अगर आपको
हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें सबसे पहले यू गो ऑन अ वेंटिलेटर। अब वो वेंटिलेटर पे जाने के क्या नुकसान हैं या उसके फायदे हैं, दैट कम्स नेक्स्ट। पहले आपको स्टेबलाइज किया जाता है। तो उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन है दैट इज ऑफ स्टेबलाइजेशन, एंड एवरीबडी एग्रीज ऑन दिस पॉइंट, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन इशू सिर्फ ये है कि ये हमारा 23वां फंड प्रोग्राम है। पिछले 40 साल या 50 साल में अगर आप उठा के देखें तो शायद ही कोई एक ऐसा साल गुजरा हो कि जिसमें उनके साथ हमारी एंगेजमेंट नहीं रही है। तो इट्स मोर देन जस्ट अ स्टेबलाइजेशन नाउ। जब आप इतना लंबा एंगेज होते हैं तो इसका मतलब आपको जो अपने स्ट्रक्चरल या क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं उनकी तरफ भी देखने की जरूरत है। जैसे भी आपने कुछ चीजें मेंशन की, जैसे विद होल्डिजनाइजेशन है। अब हमारे हिसाब से पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशो इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन जो तरीकेकार एफबीआर ने अडॉप्ट किया हुआ है, जिसको अभी आपने मेंशन भी किया विद होल्डिजनाइजेशन का, ये तरीका गलत है। विद होल्डिजनाइजेशन का मतलब कहने का क्या होता है कि एफबीआर को जो टैक्स डायरेक्टली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी से मिलना चाहिए था, उसकी बजाय वो किसी तीसरे बंदे के थ्रू, जहां से वो आपको पकड़ सकती है, वहां से कलेक्ट कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने अभी देखा होगा कि रिटेलर्स के ऊपर उन्होंने बिजली के बिलों के अंदर टैक्स लगा के भेज दिया, और ये सिंध गवर्नमेंट में जो उन्होंने म्यूनिसिपल टैक्स है कराची वालों ने वो अपना बिजली के बिल के अंदर लगा के इसके भेज अंदर दिया। किया। ये तरीका है, लेकिन ये कहलाता है विद होल्डिजनाइजेशन, क्योंकि आप एक थर्ड पार्टी से ये कह रहे हैं कि आप हमारे बिहाफ पे बिहाफ टैक्स कलेक्ट करें। अब वो ज्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, प्लस उसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर एक डिस्टॉर्शन क्रिएट हो रही है, क्योंकि ये उस एजेंट का काम नहीं है कि वो आपके लिए टैक्स कलेक्ट करे, उसका काम है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करना। तो जब आप किसी तीसरे बंदे के ऊपर ये डाल देंगे अपना जो अपना बर्डन है, तो उसकी वजह से जो उनकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं उनको नुकसान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन तो हर जगह पे आती, कंप्लाइंस तो करनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर एक डिस्टॉर्शन क्रिएट होती है कि जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो सी हैं वो प्रॉपर नहीं होती, और हमारी जो अंडरग्राउंड इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो हमारी जो डिबेट थी आईएमएफ के साथ वो यही है कि आपने बिल्कुल ठीक प्रिस्क्राइब किया कि हमें ये चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है, लेकिन जो तरीकेकार आपने सजेस्ट किया है वो प्रॉब्लम को समझे बगैर किया है। इशू सिर्फ यहाँ तक था। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर तैयब साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह डॉक्टर महमूद खालिद साहब फरमा रहे हैं कि एक इदारा, अगर एफबीआर की हम बात करें, वो अगर लेस्को से या सिंध गवर्नमेंट से कहता है कि आपने हमारा टैक्स जो है वो इस तरह कलेक्ट करना है, तो इससे जिस तरह महमूद खालिद साहब ने फरमाया कि एक तो आपके मुआशरे में डिस्टॉर्शन आएगी, और दूसरे नंबर पे सर क्या तैयब साहब इसमें इन इदारों की अपनी क्रेडिबिलिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप किसी और इदारे को कह रहे हैं कि आप मेरे बिहाफ पे कलेक्शन करें? मैं एग्जैक्टली यही खालिद साहब से भी यही डिस्कस करना चाह रहा था कि जब आईएमएफ 1.1 बिलियन दे रही है, तो क्या उसने कोई ऐसा क्राइटेरिया हमारे इदारों को नहीं बताया, या हमारे इदारे इस काबिल नहीं है कि वो उस क्राइटेरिया के मुताबिक टैक्स कलेक्ट कर सकें? अगर नहीं कर सकते तो फिर आईएमएफ क्यों इन्वेस्ट करे? और अगर वो कर सकते हैं यहाँ, तो फिर इनका कोऑर्डिनेशन नहीं है आईएमएफ के साथ। आईएमएफ यहाँ तो हुकूमत को कह रही है कि इस तरह कर लें, और हुकूमत आगे कन्वे नहीं कर पा रही इदारे को, एफबीआर को, या एफबीआर खुद ऐसा इंडिपेंडेंट है कि वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करना चाह रहा, या कर नहीं पा रहा, या करना चाह ही नहीं रहा। तो अगर तो थर्ड पार्टी वो नहीं उसको कंप्लायंस कर सकती, देन व्हाट इज द सोल्यूशन? क्या आईएमएफ अपनी टीम ला के बिठा दे इधर टैक्स कलेक्शन के लिए? नहीं, जारी बात है, ये उनका मैंडेट नहीं है। देखिए, उन्होंने तो आपको कर्जा दिया है। ये इसी तरह ही है कि जिस तरह हम ये कहें कि यार मतलब घर पे खाना पकना चाहिए, तो हम रोजाना जो उनसे बाहर से खाना मंगवाना शुरू कर दिए। प्रॉब्लम हमें खुद सॉल्व करना है, और यही हमारी जो, अगर आप वो क्रिटिकल कमेंट्री पढ़े आईएमएफ की रिपोर्ट के ऊपर, उसमें जो 12 हमारे पॉइंट्स हैं वो बेसिकली यही हैं कि जो आपके डोमेस्टिक इश्यूज हैं, आप जब तक उनके ऊपर नहीं फोकस करेंगे तो ये सिर्फ आपकी, आप समझ लें, आर्टिफिशियल या जिसको मेकअप कहते हैं, ये वो अरेंजमेंट्स हैं, और ये हमारा सोल्यूशन नहीं है। मैं आपको एक बड़ी मोटी सी मिसाल देता हूँ, एनर्जी। इस वक्त हमारा एनर्जी का जो ट्विन क्राइसिस है कि हमारे पास सिस्टम के अंदर एनर्जी कम है, जिसकी वजह से हमारी लोड शेडिंग हो रही है,
लेकिन साथ ही साथ हमारे ऊपर डेट भी बढ़ता जा रहा है, जिसको हम सर्कुलर डेट कहते हैं। यानी कि इन अदर वर्ड्स हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बिजली की वो इतनी ज्यादा है कि गवर्नमेंट उसको पास ऑन नहीं कर रही। तो जो डिफरेंस है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का और जो हमें कलेक्शन आ रही है वो गवर्नमेंट अपने ऊपर अज्यूम कर रही है डेट के तौर पे। तो ये एक बड़ा अजीब सिनारियो है कि हमें ना पूरी बिजली मिल रही है और ना ही हमारी कॉस्ट रिकवर हो रही है। तो अब आईएमएफ के पास इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि वो तो मतलब है कि स्पेशलिस्ट नहीं है एनर्जी में, वो सिर्फ आपको रिकमेंड कर सकता है। तो अब हमने पाइड के ऊपर एक पूरा कमीशन बनाया था जिसमें हमने एनर्जी मार्केट्स को बहुत डिटेल में देखा है, और वो इंशाल्लाह जल्द किताब आ भी जाएगी। उसमें हमने कुछ प्रपोजल्स दिए हैं कि जिसको अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो हमारा ये जो एनर्जी का क्राइसिस है ये काफी हद तक इम्प्रूव हो सकता है। तो ये सिर्फ कह देना, जो आईएमएफ की प्रिस्क्रिप्शन है वो इस हद तक है जी आपका जो सर्कुलर डेट है वो गवर्नमेंट की जो फिजिकल रिसोर्स अवेलेबिलिटी है, ये फिजिकल स्पेस उसको एरोड कर रहा है, तो आप इसको पास ऑन कर दें कंज्यूमर्स के ऊपर, ये हल नहीं है। हल ये है कि हम एनर्जी मार्केट के अंदर एफिशिएंसी लेके आए और हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करें। ये ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए वाइबल सोल्यूशन है। तो हमारी जो कमेंट्री है वो सिर्फ इस सेंस में है कि देखें जनाब, पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 65% जो आबादी है वो यंग लोगों की है, और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के लिए हमें कम से कम 8% ग्रोथ रेट चाहिए इकोनॉमी के अंदर। अब अगर आप ये इस तरह की स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज लगाएंगे तो हमारी जो ग्रोथ पहले ही कम है, जैसे हम 4% से ऊपर जाते हैं तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट खराब होना शुरू हो जाता है, वो और कम होकर 3% के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि हम स्टेबलाइजेशन वाली साइड पे जा रहे हैं। तो हमारी उनके साथ आर्गुमेंट सिर्फ ये है कि जनाब आप ग्रोथ को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा डोमेस्टिक नीड है। हम आपकी भी बातें सारी मानते हैं क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं है, बट देर इज अ मिडिल वे एज वेल, कि जिसमें ना हम पुराने तरीके से चलना चाहते हैं ना हम आपके टोटल तरीके के ऊपर अडॉप्ट करना चाहते हैं, बट देर इज एन एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स एज वेल, जिसको समझने की और उसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर महमूद साहब, साहब आपने अगर बड़े आप ही सादा अल्फाज में बात को, मैं जी अगर ये कहना चाहूँ कि आपने कूजे में दरिया को बंद कर दिया, बड़ी दिलचस्प अंदाज से आपने एक्सप्लेन किया है। सर, आपके क्रिटिकल नोट में एक चीज मेंशन है कि जो जीएसटी है उसको जी इंक्रीज करने के लिए जो पीओएस है, पॉइंट ऑफ सेल्स है, उनके साथ इंटीग्रेशन अभी तक जो है वो पाकिस्तान में इनकम्प्लीट है, पूरी नहीं। पूरी जी नहीं हो सकी वो। जी हम लोगों ने देखा कि अगर हम बाइंग कर रहे हैं मार्केट से तो वहां पे जीएसटी पे, सॉरी पीओएस में 1 रुपीज उसमें एफबीआर उसकी फी भी चार्ज कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि अगर हम जीएसटी को डायरेक्टली पीओएस के साथ इंटीग्रेट कर लें तो इससे क्या फायदा होगा, और इससे कितने जो टैक्स रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो सकता है, कितने परसेंट? कोई एक रफ एस्टिमेट अगर आपके माइंड में हो। मतलब अगर अभी इस वक्त हमारा जो जनरल सेल्स टैक्स की कलेक्शन है वो तकरीबन कोई 1.5 ट्रिलियन के करीब है। हमारा ये ख्याल है कि अगर आप पीओएस के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं तो कम से कम आपकी को 500 बिलियन के करीब जो सी है वो फिगर्स इंप्रूव हो सकती हैं। मैं आपको उसकी छोटी सी एक मिसाल बताता हूँ कि ये पीओएस के साथ इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। कि आपकी ये जो जनरल सेल्स टैक्स है ये कंजम्पशन के ऊपर लगता है, कि आप जो कंज्यूम कर रहे हैं उसके ऊपर आपने एक 17% फ्लैट रेट देना है, जो भी आप चीज कंज्यूम कर रहे हैं। होता यह है कि आप जब फैक्ट्री गेट से माल उठाते हैं तो फैक्ट्री वाले ये कहते हैं कि जी कि हमने इसके ऊपर 17% जीएसटी लगा दिया है, और हमने जो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट प्रोड्यूस आपकी प्रोवाइड की है उसमें जीएसटी इंक्लूडेड है। लेकिन वो अंडर इनवॉइसिंग करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करनी होती है। अब वो जो माल है वो फैक्ट्री से निकल के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से वो आ जाता है रिटेलर के पास। जब रिटेलर के पास आता है तो यहाँ से वो कंज्यूमर्स को पास ऑन हो जाता है। अब अगर पीछे से हमारा जो एक्चुअल इनवॉइस होनी चाहिए थी उसमें से 30% हमारा जो मटेरियल है वो ऑन बोर्ड नहीं हुआ, वन। फिर बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जो जीएसटी की फैक्ट्री प्रोडक्शन के ऊपर इंक्लूडेड ही नहीं है, वो रिटेल में तो अवेलेबल हैं लेकिन उनकी बैकग्राउंड में जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है वहां पे वो एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड नहीं है एज अ प्रोवाइडर। तो जब आप पीओएस के ऊपर अपना एक सिस्टम लगा देते हैं तो एक किस्म का आपने तमाम वो प्रोडक्ट्स के जिनके ऊपर सेल्स टैक्स लगना चाहिए आपने उनको कवर कर लिया। लेकिन अब उसमें नुकसान जो है वो क्या होता है, जो आपका रिटेलर है, कि इससे ना सिर्फ आपकी सेल्स टैक्स की जो कलेक्शन अब इम्प्रूव होती है,
साथ ही साथ आपका जो रिटेलर का एक्चुअल बिजनेस साइज है वो भी पता चल जाता है। तो आपका जो रिटेल सेक्टर है वो इस वक्त आपकी इकोनॉमी का, जिसको हम जीडीपी कहते हैं, तकरीबन कोई 25 से 30% के करीब है। यानी कि ये एक्टिविटी इतनी बड़ी है, लेकिन इसके अंदर से हमारे पास रिसोर्स की कलेक्शन नहीं है। तो एफबीआर का जो पीओएस को इम्प्रूव मतलब इंटीग्रेट करने का मकसद था वो दोनों तरफ था, कि हमें जीएसटी की भी कलेक्शन मिले और साथ ही साथ हमें ये पता चले कि ये जितने भी आपके बड़े सुपर स्टोर्स हैं, अल्फता हो गया, मेट्रो हो गया इस्लामाबाद में, या पंजाब कैश एंड कैरी, और सब ये जितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, क्या उसके प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे। और यहीं से आके प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। दैट्स वाई अभी तक रेजिस्टेंस है सिस्टम के अंदर। उसकी टेक्निकल रीजंस भी हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो प्रॉब्लम है कि द बिजनेसेस डू नॉट वांट टू एंगेज ऑन दिस सिस्टम, जो कि एक मेरे ख्याल में परफेक्ट सोल्यूशन है। तो हमने उनको ये सिंपल सोल्यूशन दिया है कि आप एफबीआर और जो आपके रिटेलर्स हैं इनके दरमियान एक थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस कर दें, जो इस चीज को इंश्योर करे कि ये सिस्टम वेल फंक्शनिंग है। क्योंकि जब भी एफबीआर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है तो वहां पे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं ब्राइब्स के, वहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, वहां पे और कैपेसिटी के इश्यूज आ जाते हैं। बट वंस यू पुट द मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन टू अ थर्ड पार्टी, तो ये आपका प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो सकता है। डॉक्टर तैयब साहब, मैं इसमें कमर आपका साहब कमेंट इसमें लेना चाहूंगा थोड़ा सा। हाँ कमर साहब इसमें सर। जो 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 मेरे नजदीक खारिज साहब जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना, जी कि जी जो पीओएस को आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं उसके साथ, ये तो हमारे मैं आपको अगर रिसेंट एग्जांपल दूं ना, ये लास्ट वीक की, तो पापा जॉन्स आपने सुना होगा, वेल नोन है, जी 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 इतनी बड़ी कंपनी है, उसके पास हम गए हैं और उसने हमें रसीद नहीं दी कि हमने टैक्स जो वो है वो दिया है। एग्जैक्टली। जब इतनी स्ट्रांग और इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज पीओएस के साथ इंटीग्रेट नहीं हुई, तो फिर क्या करती है एफबीआर, वो क्या करती है कि उन पे अगर जोर नहीं चलता, वो छोटे छोटे जो बिजनेस पर्सन होते हैं उन पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। और उनकी एग्जैक्टली। कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो है वो ऑलरेडी इतना ज्यादा होता है कि वो बेचारे अपनी कॉस्ट भी बियर नहीं कर पाते हैं। ऊपर से एफबीआर एक वो, ऊपर से वो कहते हैं, अगर कमर साहब मुझे इजाजत दे तो मैं थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाऊं, श्योर श्योर सर, प्लीज। ऊपर से छोटों दुकानदारों पे या छोटे बिजनेस वालों पे एफबीआर एक और हथौड़ा मार देती है। वो एग्जैक्टली अपनी एग्जैक्टली। कॉस्ट अभी पूरी नहीं कर रहे, और ऊपर से वो जो एक्स्ट्रा बर्डन है जो बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं दे रही, वो बर्डन भी इनके पास आ जाता है। तो छोटे छोटे बिजनेस बिजनेस भी ऐसा ऐसा वो आउट हो जाते हैं बिजनेस आउट हो से। जाते हैं, वो निकल आई जाएंगे टोटली तो सिस्टम एग्री से। विद जब यू। आउट हो जाते हैं तो एक तरफ बिजनेस भी गया, और दूसरी जी तरफ से वो इस काबिल नहीं होते कि उनको कोई जॉब्स मिले हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी साथ इंक्रीज हो जाती है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन डॉक्टर साहब ये देखें ना, जो नेशंस ग्रो करती हैं उनको एक यूनिफॉर्म सिस्टम में आना पड़ता है। हम ये नहीं कह रहे कि अभी अगर आप इसको छोटे दुकानदारों पर अगर आप देखें तो उनकी जारी बात है कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस ज्यादा है, और दूसरी साइड पे जो बड़े बिजनेसेस हैं वो तो बिल्कुल इस चीज को कंसिडर ही नहीं करते। हम यही प्रपोज कर रहे हैं कि आप इसको थर्ड पार्टी को दे दें। क्यों? थर्ड कि पार्टी प्रैक्टिकली को। एफबीआर इसको नहीं मैनेज कर पा रही। लेकिन आप अगर अपनी पूरी सोसाइटी के अंदर एक रेगुलराइजेशन लेके आना चाहते हैं, कि जिसमें आपको ये, जिसको हम बार बार अंडरग्राउंड इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम दे रहे हैं, वो अगर कंजम्पशन लेवल पर पीओएस लग जाता है तो वो खत्म हो जाएगी। क्यों? कि आपका पीओएस के अलावा कोई चीज बिक नहीं सकती मार्केट में। अब हमने सिर्फ इस चीज को इंश्योर करना है कि ऐसा सिस्टम मार्केट के अंदर लेके आए कि जो बिजनेसेस सब पे एप्लीकेबल हो और उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग अवेलेबल हो, और ये पूरी दुनिया में होता है। होता अच्छा, मजे की बात यह है कि थ्योरेटिकली स्पीकिंग बिजनेसेस को इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि देखिए मैं अगर डालडा घी परचेज करता हूँ, उसकी कीमत के अंदर तो पहले ही 17% उनसे जीएसटी है। लगा हुआ है। तो जो आपका रिटेलर है उसने तो सिर्फ उस टैक्स को शिफ्ट करना है टू दी एफपीआर। लेकिन वो इसलिए नहीं कर पाता कि जब वो बैकग्राउंड में उस डालडा घी को परचेज करता है तो उसने एक्चुअली जिस डिस्ट्रीब्यूटर से लिया उसने तो वो जीएसटी पे ही नहीं किया होता। यही नहीं। अदरवाइज अगर उसमें टैक्स पेड होता तो उसके पास एक सेल्स टैक्स की इनवॉइस अलहदा से साथ आ रही होती, और जब भी वो एफबीआर के पास अपनी टैक्स रिटर्न लेके जाता वो कहता जी देखें ये 17% तो ऑलरेडी पेड था, हमने तो फिर भी कलेक्ट करके आपको दिया, ये आप एडजस्ट कर दें। तो सिस्टम नीड्स टू इम्प्रूव, लेकिन अगर आप इसको छोड़ देंगे
तो ये इसी तरह ही है कि जिसमें हम ये कहेंगे जी हमारी मोहल्ले की गली पक्की नहीं है तो चलें, गुजारा चल रहा है इसको चलने दें, ये नहीं चल सकता सिस्टम फ्यूचर के लिए। ऐसे ही है, सिस्टम को बदलने की जरूरत है। एक चीज जिस तरह डॉक्टर तैयब साहब मेंशन कर रहे थे, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। एक प्रैक्टिस हमने ये भी देखी है कि बाज औक़ात जिस तरह आपने एक ब्रांड का नाम दिया, हमें टैब या किसी डिवाइस के ऊपर रसीद दिखा दी जाती है, उसका प्रिंट नहीं दिया जाता। ठीक है, अगर वो प्रिंट देंगे तो वो रिकॉर्ड में चला जाएगा, आपको दिखा के चार्ज कर लिया जाता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मेरा ये क्वेश्चन होगा महमूद खालिद साहब, डॉक्टर साहब आपके साथ ये क्वेश्चन होगा कि आप क्या समझते हैं, जिस तरह आपने एक पैरेलल इकोनॉमी का जिक्र किया जिसको हम ग्रे इकोनॉमी भी कह सकते हैं, अंडरग्राउंड इकोनॉमी भी कह सकते हैं, आप क्या समझते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है? मतलब कि आप हर चीज कैश पे कर रहे हैं, अगर आप हर चीज को शिफ्ट कर दें, कार्ड्स पे कर दें या डिफरेंट मोड ऑफ पेमेंट्स पे कर दें, तो ये पीओएस का जो मसला है और जो इंटीग्रेशन आपने और आपकी टीम ने मेंशन की है, ये किसी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं।